नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 30 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें वेनेजुएला और रोम संविधि, फील्ड मेडल्स, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, पिथौरा पेंटिंग, प्रोजेक्ट रिवाइव और विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स, यानी 30 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स। तो हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप जानते ही हैं। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एक्सचेंज ट्रेडेड प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंध का ट्रेडिंग सिंबल क्या है? तो इसका ट्रेडिंग सिंबल है नेट गैस इंड। इसका ट्रेडिंग सिंबल है। यह जो है इंडियन नेचुरल गैस फ्यूचर्स का शुभारंभ जो है एनएससी के द्वारा किया गया। यह भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड नेचुरल गैस फ्यूचर अनुबंध है जो घरेलू गैस कीमतों पर आधारित है। ठीक है, एनएससी जो है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक यानी डीमेटेरियलाइज्ड शेयर बाजार है। डीमेटेरियलाइज का मतलब डीमैट अकाउंट का नाम आपने सुना होगा, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि शेयरों का जो स्वामित्व है वो भौतिक रूप में या कागज के बजाय डिजिटल रूप में दर्ज होगा, यानी कि भौतिक शेयर प्रमाण पत्रों का स्थान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट चलते हैं, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? इसका जो संचालन है वो ईएसआईसी के द्वारा किया जाता है। हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआईसी ने अटल बीमित कल्याण योजना की जो अवधि है, पहले था 1 जुलाई 2026, इसको बढ़ा करके क्या कर दिया, 30 जून 2027 तक 27 तक इसको बढ़ा दिया गया। इस योजना का शुभारंभ है अटल बीमित योजना का 1 जुलाई 2018 को हुआ था और 2018 से 26 तक था, लेकिन इसको बढ़ा करके 27 तक कर दिया गया। यह राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों के लिए अस्थायी बेरोजगारी सहायता योजना है, यानी कि बीमित कर्मचारियों को नौकरी छूटने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, कुल मिला के देखें तो यह योजना बीमित कर्मचारियों को अस्थायी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और यह अंशदान जो है इसमें 50% का अंशदान होगा, यानी दैनिक आय का 50% अंशदान के बराबर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया? तो अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जलाशय मत्स्य पालन से जुड़े मछुआरों के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया और यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान मछुआरों की आजीविका की सुरक्षा, मतलब आजीविका को सुरक्षित बनाए रखना, यानी मछुआरा परिवारों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। इसके तहत पात्र मछुआरों को सरकार जो है एक प्रतिबंध अवधि में कुछ देर के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया मछली पालने के लिए। उस अवधि के दौरान 3500 रुपये एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और यह विभिन्न जलाशय हैं जिस पर यह लागू है। उस जलाशयों में नाम है गोविंद सागर जलाशय, उसके बाद है, अच्छा, गोविंद सागर जलाशय किस पर है? सतलज नदी पर एक बांध है। फिर दूसरा है पोंग बांध, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पोंग बांध किस पर है?
तो ये व्यास नदी पर है। एक है कोल बांध, कोल बांध भी सतलज नदी पे है। एक है चमेरा, चमेरा रावी नदी पर है, रावी नदी पर। रंजीत सागर, ठीक है। इन 5 बांधों में मत्स्य पालन के लेकर के यह योजना बनाई गई है ताकि उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान का अस्थायी परिसर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? अभी हाल ही में बिहार सरकार और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पटना में राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान का अस्थायी परिसर खोलने की घोषणा की है, ठीक है। और इसके साथ ही एक और घोषणा की गई है, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसमें जो है महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जैसे ड्रोन टेक्नीशियन की, सोलर टेक्नीशियन की, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की और अन्य उद्योगों के कौशल पाठ्यक्रम को शामिल करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्किल इंडिया इंटरनेशनल केंद्र की स्थापना जो है ये भी पटना में किया गया, जो 7 करोड़ के लागत से लगभग बनाया गया है। इसमें भाषा प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन और सुरक्षित प्रवासन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें मुख्यतः भाषा के रूप में देखें तो फ्रेंच, जर्मन, जापानी और इंग्लिश का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट, रोम संविधि, संधि नहीं होगा, संविधि होगा। तो रोम संविधि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का आधार है? यानी कि रोम संविधि के बाद कौन से संस्था को स्थापित किया गया? तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना की गई थी। अभी हाल ही में इस चर्चा में क्यों आया कि हाल ही में वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र को यह औपचारिक सूचना दे दी है कि वो रोम संविधि से हट रहा है। रोम संविधि अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके आधार पर ICC की स्थापना की गई थी। ICC का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हेग, हेग माने नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। रोम संविधि जो अस्तित्व में आया, ये एक बैठक हुई थी, उसमें रोम संविधि 1998 में पारित किया गया तथा यह जुलाई 2002 में लागू किया गया और औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का उत्तर में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कराकस है। कराकस इसकी राजधानी है। यह अपने तेल भंडारों और दुनिया में एंजल फॉल्स यानी कि ऊंचे झरने के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसकी सीमाएं जो है वेनेजुएला की कोलंबिया, ब्राज़ील, गुयाना से लगती हैं तथा जल सीमाएं कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर से लगती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बिमको ICS सीफेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार नाविक आपूर्ति के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो भारत जो है के पास बहुत समुद्री पेशेवर हैं जो दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता देश बनाते हैं। तो भारत दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन है? फिलीपींस नाविक आपूर्तिकर्ता में पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। भारत जो है कुल विश्व का समुद्री कार्यबल का 12.16% का योगदान देता है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तेज़ी से बढ़ी है। जहां 2021 में 1600 महिलाएं नाविक थी, वहीं 2025 में बढ़कर 7000 हो गई हैं। एक ऐसी के संबंध में मिशन 20% चलाया जाता है। यह भारत सरकार ने वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाकर 20% करने के उद्देश्य से मिशन 20% शुरू किया है।
मिशन अगर आ जाता है कि मिशन 20% क्या है, मिशन 20%, तो यह समुद्री कार्यबल को बढ़ाने का भारत सरकार की एक मिशन है। नेक्स्ट, हाल ही में शक्तिशाली भूकंप से प्रभावित कुमामोटो किस देश में स्थित है? तो अभी हाल ही में जापान में एक शहर है, जापान में दक्षिणी शहर है कुमामोटो, वहाँ पर एक भूकंप आया था जहाँ पर 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जापान पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? क्योटो है। जापान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जापान प्रशांत महासागर, ओखोत्स्क सागर, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, इसमें यह जो है लगभग 1500 मील लंबी एक द्वीप श्रृंखला से बना है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैला है। इसमें अधिकांश यानी 80% से अधिक भाग पर्वतीय है। इस देश को अगर हम देखें वो नॉर्थ टू साउथ प्रमुख द्वीप हैं, मुख्यतः मुख्य 4 द्वीप हैं। होकाइडो, ये याद करने वाली बात कौन, नॉर्थ टू साउथ है ना, इसे याद करना है। होकाइडो, फिर है होन्शु, फिर है शिकोकू, फिर है क्यूशू। ये 4 द्वीप हैं जो नॉर्थ टू साउथ हैं। यह जापान जो है प्रशांत अग्निवलय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी ज़्यादा आता है और भूकंपों में विस्फोट होता रहता है। जापान की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट फुजी है। माउंट फुजी सबसे ऊंची चोटी है और यह एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एस्ट्राजेनेका इंडिया द्वारा एकीकृत जीनोमिक हाइलुलेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह आंध्र प्रदेश के अमरावती में एकीकृत जीनोम सॉल्यूशन सेंटर की स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह भारत के पहले एकीकृत प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी कार्यक्रम का हिस्सा है और कैंसर के निदान एवं उपचार में अनुवांशिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा। प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी क्या है? प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी कैंसर उपचार की एक आधुनिक मेथड है जिसमें रोगी की आनुवांशिक और आणविक जानकारी के आधार पर निदान और उपचार किया जाता है। कुल मिलाकर इससे कैंसर का शीघ्र पहचान करना और रोगी के लिए व्यक्तिगत उपचार उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो अमरावती में किया गया। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर गुंथर वान हेगेंस, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये एनाटोमिस्ट थे यानी शरीर रचना विज्ञानी थे। इन्होंने प्लास्टिनेशन तकनीक का आविष्कार किया था। कौन सा? प्लास्टिनेशन तकनीक का आविष्कार किया था और ये जर्मनी के हैं और इनका निधन हो गया। प्लास्टिनेशन तकनीकी का जो आविष्कार है 1977 में किया था और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो प्लास्टिनेशन क्या है? इसमें क्या होता है कि इसमें सौ डेथ बॉडी, 100 अंगों और जैविक ऊतकों यानी बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखने की एक विधि है, एक तकनीकी है। इस तकनीक में मृत शरीर या अंगों के भीतर मौजूद पानी और फैट को विशेष प्रकार के प्लास्टिक या पॉलीमर
में बदल दिया जाता है। ठीक है, इसे प्लास्टिनेशन कहते हैं। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। फील्ड मेडल्स किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और यह किसका कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है और हर 4 वर्षों में प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष नहीं प्रदान किया जाता, हर 4 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। तो गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान फील्ड मेडल्स अभी हाल ही में कुछ लोगों को प्रदान किया गया है। हांग वांग, यू डेंग, जॉन पार्डन और जैकब सिमरन मैन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन 2026 द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, यह उन्हीं गणित के वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है, गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है जो 40 वर्ष से कम आयु के हों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस वैज्ञानिक की स्मृति में मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया कब जाता है? 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस डॉक्टर बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और साथ ही पहला हेपेटाइटिस बी टीका विकसित किया। उन्हें इस योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, विश्व ने 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने की घोषणा की है। 2026 की हेपेटाइटिस की जो थीम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इसे विस्तार से समझें। आइए इसे विस्तार से समझें। हेपेटाइटिस क्या है? यह एक लीवर का सूजन से संबंधित रोग है, यानी कि लीवर शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने, पोषक तत्वों का प्रसंस्करण, ऊर्जा भंडारण और पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रोग वायरस, अत्यधिक शराब सेवन, कुछ दशाओं में विषैले पदार्थों या ऑटो इम्यून विकारों के कारण उत्पन्न हो सकता है। हेपेटाइटिस स्मृति दिवस बारूक मैनुअल ब्लमबर्ग की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त पिथोरा पेंटिंग किस राज्य की पारंपरिक कला है? हाल ही में गुजरात की पारंपरिक शैली को, ये जो पिथोरा पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया था। पिथोरा पेंटिंग गुजरात की पारंपरिक आदिवासी भित्ति चित्रकला है। भित्ति यानी दीवार, वॉल पेंटिंग है। यह राजस्थान के पंचमहल और छोटा उदयपुर क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से राठवा, भील, भिलाला जनजातियों के द्वारा विकसित और संरक्षित की गई थी। ऐसा माना जाता है कि यह 13वीं शताब्दी में इसका जन्म माना जाता है और इसका नाम पिथोरा देव के नाम पर पिथोरा चित्रकला या पिथोरा पेंटिंग का नाम रखा गया है। पिथोरा बेसिकली देखें तो राठवा एक समुदाय है। वहाँ पे राठवा समुदाय के प्रमुख देवता माने जाते हैं, जो समृद्धि, विवाह, सुख शांति और कबीले की रक्षा का प्रतीक है पिथोरा देव।
पारंपरिक रूप से चित्रकला घरों की दीवारों पर बनाई जाती थी, जिसमें विवाह, जन्म, फसल उत्सव, अन्य शुभ अवसरों पर इन चित्रों का निर्माण किया जाता था। इनका उद्देश्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना तथा परिवार एवं समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता था। एक पिथौरा पेंटिंग के एक महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, उनका नाम है लखारा, मतलब विशेष प्रकार के चित्रकार। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था और दीवार तैयार करने के लिए मिट्टी और गोबर का मिश्रण उपयोग में लाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रोजेक्ट रिवाइव पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो यह नागालैंड में शुरू की गई। नागालैंड में एक ज़िला है जिसका नाम है फेक जिला। यहाँ पर पुलिस ने जिला बंद कैदियों के पुनर्वास और कौशल विकास के उद्देश्य से प्रोजेक्ट रिवाइव नामक पहल की शुरुआत की है। यह आजीविका संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें, मतलब जो कैदी हैं उनको आजीविका संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे वो जेल के रिहाई के बाद सम्मानजनक रोजगार और आजीविका के अवसर को उपलब्ध कर सकें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह इसकी थीम आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखते हुए बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना है। देखिए 2010 में एक जगह है रूस में सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पर एक टाइगर समिट का आयोजन किया गया और इसी समिट के दौरान बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस सम्मेलन में T/2 लक्ष्य निर्धारित किया गया, मतलब अपनाया गया, और इसका उद्देश्य था कि 2022 तक जंगली बाघों की संख्या दोगुनी की जाएगी। इसका लक्ष्य क्या है? 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करना है। ठीक है, बाघों के संरक्षण के लिए उन्नीस में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2005 में की गई। ठीक है, भारत में इस समय कुल बाघ अभयारण्यों की संख्या 58 कुल बाघ अभयारण्य हैं। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।